हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। मास मीडिया आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है आज़ादी सीरीज़, जिसमें हम अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों से, वीआईपी पर्सनालिटीज़ जो एक प्रभाव रखते हैं समाज में, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसके 4 एपिसोड आप देख चुके हैं। आज 5वां एपिसोड है, जिसमें हमारे साथ बसवा कल्याण के यूथ आइकॉन, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जाने जाने वाले और अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जाने जाने वाले, पावरफुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिनका, और यूथ आइकॉन भी माने जाते हैं, जनाब श्री शिव कुमार बिरादर सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल होने के बाद क्या आज हम सच में आज़ाद हैं या फिर आज़ादी किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंटरव्यू इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, क्या लगता है आपको, सच में देश आज़ाद है? ಎಲ್ಲರಿಗೂ स्वतंत्र दिनाचरणೆಯ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। मैं सभी अवाम बसवा कल्याण की जनता को 75वीं साल की अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। भारत देश बहुत ही एक संस्कृति और इतिहास भरा हुआ देश है। आपने मास मीडिया के तरफ से मेरे को बुलाए इंटरव्यू करने के लिए। भारत 75 साल में क्या हासिल नहीं किया और क्या हासिल किया, इसके बारे में बात करेंगे बोले। और आपने पहला ही क्वेश्चन पूछे कि भारत आज़ाद है क्या नहीं। भारत आज़ाद तो हमने पाया है, 75 साल हुआ पाक को। ऐसा एक 5000 साल इतिहास रहने वाले भारत देश को आज़ादी हमने परिपूर्ण पाया है बोल के मैं खुले दिल से आज बताना चाहता हूँ जी। और भारत देश गुलामी के दौर पे जाने का एक प्रमुख कारण भी इस समय हम इतिहास अगर हम परिगणन में लिया तो भारत गुलामी को जाने के प्रमुख कारण है हमारे पास यूनिटी नहीं था और नेशनलिज्म का प्रॉब्लम था। ये दो विषय के प्रॉब्लम से हम गुलामी की ओर गए। भारत देश को बिजनेस के लिए आए ब्रिटिश लोग। सन 1498 में पहली बार एक फॉरेनर आया भारत को बिजनेस के लिए, वास्को डी गामा बोल के। वैसा आए को डच आए, पोर्चुगीज़ आए, उसके ऊपर सबसे पावरफुल बने ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग ने हमारे देश के ऊपर 200-300 ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत देश को, हमारे कल्चर होंदे, सभी हमारे इकोनॉमिक होंदे, सभी के ऊपर पावरफुली हमारे ऊपर रोल किए भारत देश ने। भारत देश उस गौर से भी हम सभी कहते हैं भारत देश को आज़ादी मिला, लेकिन उस बात कहने का मेरे को अच्छा नहीं लगता। आज़ादी मिला, हमने आज़ादी छीन के लिए है, हम आज़ादी पाया है, इस बात को बोलने का बहुत ही ज़रूरी है दिखता है मेरे को। जी सर, आपको क्या लगता है कि आज़ादी में किस समाज का, किस वर्ग का या फिर किस पार्टी का ज़्यादा योगदान था? अगर हम आज़ादी की लड़ाई की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि छीन के लिए हमने आज़ादी, डट के लिए है, लड़ के लिए है, तो इसमें किस समाज का, किस वर्ग का या फिर किस पार्टी का आपको लगता है कि योगदान ज़्यादा रहा, या फिर तमाम लोग इक्वल तौर पे मेहनत करते रहे? आप समाज के बात करें, धर्म के बात करें और पार्टी का बात करें, भारत देश आज़ादी इस दुनिया में बहुत ही हट के रूप से लिया है। भारत ने आज़ादी कोई खून खराबा से नहीं लिया है। भारत आज़ादी त्याग, बलिदान और अहिंसा के रूप से भारत ने आज़ादी लिया है। ऐसे एक रूप से आज़ादी लिए हुए पूरा दुनिया में कोई और एक कंट्री नहीं मिलेगा। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो भारत त्याग, बलिदान और अहिंसा, इन रूपों से भारत देश ने आज़ाद हुआ है। इसमें सभी धर्मों का, सभी कास्ट का और सभी पार्टी तो नहीं थे, राजकीय पार्टी तो नहीं थे, सभी पार्टियों का। कांग्रेस तो कहती है हमारी पार्टी ने आज़ादी दिलाई थी। कांग्रेस उस देश में उस टाइम पर तो कांग्रेस था, वो आज़ादी के लिए। कांग्रेस का अगर मतलब आपने गूगल में अगर देखा तो यूनिटी का मतलब होता है कांग्रेस। सभी पार्टियों, सभी नेता, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस में थे, ऐसे बहुत सारे नेता नहीं दिलाए बोल के भी नहीं, लेकिन हमने पार्टी से अलग रूप से अगर देखा तो फ्रीडम फाइटर्स को जरूर जो आज़ादी का जरूर जो क्रेडिट है उनको मिलना चाहिए। वो पार्टी का रूप में, जो यूनिटी का रूप में, जो संगठन का रूप में लिए हम वेलकम करेंगे। जब कांग्रेस का नाम थे हम जरूर वेलकम करेंगे उन पार्टी, वो टाइम पर था, लेकिन सभी लोगों का योगदान था। भारत देश, मैंने अभी कहा, त्याग और बलिदान और अहिंसा के रूप से आज़ादी पाया। भारत देश का एक आज़ादी का एक भी स्टेप्स था वो बहुत ही हटके था। अब भारत देश का आज़ादी के लड़ते टाइम में जो भी एक स्लोगन थे वो हमारे संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारे नेचर का समावेश थे।
क्यों बोले तो एक एग्जांपल बता तो, महात्मा गांधी जी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहे हैं हमारे देश के आज़ादी दिलाने में। वो महात्मा गांधी जी के अलावा हम भारत देश को सोच भी नहीं सकते। महात्मा गांधी कल्चर और नेचर के स्वभाव की बात की है, समावेश की हमारे स्वतंत्रता। हम चुप लड़ाई करना, बंदूक लेको पिस्तौल लेको लड़ाई करने का बात नहीं की है। एक दंडी सत्याग्रह बोल के महात्मा गांधी जी ने, दंडी सत्याग्रह बोले तो नमक सत्याग्रह, वो कल्चर और नेचर से कहाँ कैसा जुड़ाव रहता है बोले तो, दंडी सत्याग्रह नमक की कीमत हर एक हिंदुस्तानी जानता है। नमक खाली एक वस्तु के रूप में, एक पदार्थ के रूप में हम नहीं देखते। नमक की कीमत, नमक है सो आदमी हूँ, ऐसा एक हमारे कल्चर, हमारे स्वभाव एक एग्जाम्पल बताया। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, कौन की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। ऐसा एक कल्पना है दुनिया में कहीं दूसरे कंट्री में नहीं हो सकता भारत देश से अलग। ऐसा एक कल्चर और स्वभाव की समावेश हमारे आज़ादी की लड़ाई था। और बाल गंगाधर नाथ तिलक ने किया, पूर्ण स्वराज्य की कल्पना की, गणेश की स्थापना की। ऐसा सभी कल्चर और नेचर की स्वभाव की समावेश भारत की आज़ादी की लड़ाई था। यहाँ एक धर्म एक पार्टी कभी नहीं हो सकता। सभी धर्म, सभी पार्टी, सभी व्यक्तियों के रूप से, प्रतिरूप से इस आज़ादी को हम 75 साल मना रहे हैं बोल के बहुत ही खुशी होता है। मुस्लिम धर्म का क्या योगदान मानते हैं अब आज़ादी की लड़ाई में? पर्टिकुलर मुस्लिम बोल के अब तुम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी धर्मों का मैं पहले लिया। अशफाकुल्ला खान जैसे एक आज़ाद फ्रीडम फाइटर थे, वैसा एक आज़ाद फ्रीडम फाइटर को हमने लेने को बहुत ही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऐसे बहुत सारे लड़ाई लड़े भारत के देश में। जब भारत देश कभी नहीं सोचा था हिंदू हो या मुस्लिम लेकिन फिर एक ही लड़ाई लड़ते थे, भारत देश आज़ाद होना बोल के। ऐसा एक गर्व के साथ हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के हिसाब से भारत देश लड़ाई किए है। कभी धर्म के विषय में बंटवारा नहीं हुआ है। यानी कि आज़ादी की जब बात होगी तो धर्म की बात नहीं होगी। आज़ादी की बात जब होगी जब धर्म की बात नहीं होगी। जी, अगर बात करें आज़ादी की बात की, 1947 में देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त को 75 साल हो गए हैं। 75 सालों में 60 से 65 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। 3 बार बीजेपी की सरकार आई, 1999 से 2004 तक, फिर 2014 से फिलहाल चल रही है। 3 टर्म, थर्ड टर्म अपना कंप्लीट कर रही है बीजेपी। फिर हिंदुस्तान जनता पार्टी भी आई, देवेगौड़ा साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने। किस नज़र से देखेंगे आप? जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से हुआ, या फिर हर सरकार ने बस अपना फ़ायदा सोचा, या फिर कोई किसी सरकार ने पर्टिकुलर, अगर नाम लेना चाहेंगे, बीजेपी सरकार को, कांग्रेस सरकार ने काम किया आपको लगता है? भारत 200 साल अगर किसी के गुलामी में अगर हम रहेगा तो 3 जनरेशन गुलामी का सोच में रहेगा जी। उससे भी अगर उभर को भारत देश आगे आया बोले तो ये बहुत ही सभी पार्टियों का योगदान है इसमें। 1947 में भारत आज़ादी हुआ, 1950 में हमने गणतंत्र हुए, संविधान लिखे गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इस टाइम में भारत देश 75 साल में, आपने बोला कौन सा सरकार क्या करे, अगर 1947 से अगर 2021 तक हमने 75 साल के अगर इतिहास अगर देखे, भारत देश बहुत ही मुकाम को पहुँचे है। इसमें सभी पार्टियों के योगदान है। क्यों बोले तो भारत देश में पहला शुरू में 1-2 यूनिवर्सिटी हम बोल सकते थे, तक्षशिला जैसे, वैसे तक्षशिला जैसे जब भी मॉडल थे हम। लेकिन जब आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद हम करीबन 1000 यूनिवर्सिटी आज सेंट्रल होंदे, डीम्ड होंदे, ओपन यूनिवर्सिटी होंदे, अब 1000 यूनिवर्सिटी का रूप में हम भारत देश एजुकेशन सिस्टम में आज के डेट में देन दिया है। इसमें सभी गवर्नमेंट का होंदे, सभी पार्टियों का होंदे, सभी का योगदान है। हम एजुकेशन में अचीवमेंट किए हैं, सभी फील्ड में अचीवमेंट किए हैं। भारत आज़ादी होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को किए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का होंदे, सभी ऐसा प्रॉब्लम को फेस किए हैं। जवाहरलाल नेहरू से पकड़ को आज नरेंद्र मोदी तक सभी प्राइम मिनिस्टर का योगदान बहुत ही रहा है। अब भारत देश को किसी पार्टी ने ज़्यादा दिए होंगे योगदान, किसी प्राइम मिनिस्टर ने हट के सोचा होगा। अब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो भी हुआ, प्राइमरी प्रॉब्लम्स थे भारत देश में। एजुकेशन सिस्टम नहीं थे, जब डैम्स नहीं थे, रोड्स नहीं थे, ऐसे सिस्टम और पेंडामेंटिकल प्रॉब्लम्स थे बहुत ही। पोलियो जैसा बहुत ही बड़ा ये था, कालरा था, ऐसा को भी फेस करना था। इंडिया पाकिस्तान था, बंटवारा हुआ भारत देश में, जो नहीं होना था भारत देश का। हिंदुस्तान के इतिहास में वो 1948 में जो बंटवारा हुआ, 1947 में जो धर्म के विषय में हुआ, जो राजकारण के विषय में पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हुआ, वो नहीं होना था। वैसा सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए सभी पार्टी, मैं एक पार्टी का योगदान ज़्यादा है नहीं बोलता हूँ, कांग्रेस होंदे, बीजेपी होंदे, जनता पक्ष होंदे,
तीनों पार्टियों का योगदान बहुत ही बढ़िया है भारत देश को। क्यों बोले से इस 75 साल को मैंने पहले ही कहा, 200 साल में भारत देश ने बहुत कुछ खोया है। सबसे बड़ा बौद्धिक हमारा जो बौद्धिक रहता, साइकोलॉजी रहता, वो गुलामी की ओर गया था। वो गुलामी से अगर उठ को आना बोले तो बहुत सारी ताकत लगाना पड़ता। वो ताकत हिंदुस्तान में था। क्यों था बोले तो ताकत भारत देश में 5000 साल से भी इस मिट्टी में कुछ तो कुछ ताकत है। उस ताकत से हमने बहुत ही मुकाम पाया है, अभी भी पाने का है। बोलता हूँ भारत देश में क्या क्या हुआ 75 साल में, वो एक बार अगर देखा तो भारत देश ने जब पीछे हट को अगर हम देखें, जब हम अनाज, अब जो गेहूँ होंदे, जो चावल होंदे, हम दूसरे देश से लेते थे। पहला आज़ादी थे, पहला होंदे आज़ादी होंदे। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960-1965 में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, आज के डेट में हम अनाज के बारे में हम दूसरा तीसरा नंबर पे है दुनिया में। हम हमारे लिए तो अनाज है और दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हुए अनाज को आज एक्सपोर्ट करते हैं। एक प्राइमरी एग्जांपल आपको बताया हूँ मैं। और साइंस होंदे, ITBT होंदे, टेक्नोलॉजी होंदे, फोर्स होंदे, भारत देश ने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। इसके बारे में बोलने को बहुत देर वक्त लगता है। अब पर्टिकुलर हम किसी भी अगर एक सिस्टम भी लिए तो भारत ने 75 साल में बहुत करे बोल के। बात एजुकेशन की आपने की कि एजुकेशन में हमने बहुत काम किया है। अगर 2020 अगस्त में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स इंडिया में हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट इंडिया में हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया में हैं। अगर इतने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमारे पास होते तो हम आधी दुनिया पे हुकूमत करते, मगर इंडिया नहीं कर सका। क्या लगता है आपको? आप बहुत भारी बात बोले। भारत में इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लेकिन भारत में क्यों हुकूमत नहीं कर रहा बोले तो यहाँ का क्रिएटिविटी थिंकिंग प्रॉब्लम है। हम पढ़ते हैं, दूसरे देश को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसा अनाज हो रहा है वैसे एक्सपोर्ट हो रहा है। वैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वो क्या प्रॉब्लम है भारत देश का? उनका गलत है नहीं बता रहा हूँ मैं, वहाँ जाको भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन भारत देश में क्या प्रॉब्लम है? भारत देश एजुकेशन सिस्टम बड़ा है, लेकिन जो क्रिएटिविटी, जो इन्फॉर्मेशन रहता, वो जो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं इसके बारे में, एजुकेशन सिस्टम में बारे में बताया तुम। हम तो आप सब ने जेमशेदजी टाटा का नाम सुने होंगे। जेमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका को जा रहे थे बोर्ड से। जब एक बार दोनों का डिस्कशन चलने के बाद, क्यों जा रहे भाई तुम अमेरिका बोल के, स्वामी विवेकानंद इस देश को सबसे बड़ा संत मानने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने जेमशेदजी टाटा को पूछे क्यों जा रहे हैं अमेरिका? बोले तो मैं भारत देश का सॉइल लेको अमेरिका में टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये सॉइल में स्टील का क्वांटिटी और आयरन का क्वांटिटी है क्या नहीं बोल के ये चेक करने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन स्वामी विवेकानंद के 1 मिनट में बोला तुम जाने का बेकार वक्त है, वहाँ जाको भी कुछ फ़ायदा नहीं। उन्होंने कौन सा भी यूरोपियन कंट्री होंदे, अमेरिकन कंट्री होंदे, ब्रिटेन कंट्री होंदे, वो भारत देश को इकोनॉमिकली फिट होने का देखना नहीं चाहते हैं। आपका जाने का समय व्यर्थ होता है। वही समय, वही पैसा भारत देश में ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोलो, ऐसा एक कॉलेज खोलो जो बच्चे यहाँ ढूंढ सके कि ये सॉइल में है क्या नहीं। एक एग्जाम्पल बताया, वो स्वामी विवेकानंद जी का जो सजेशन से एक उसका जो रिजल्ट आया, उसका एक रिजल्ट बताता हूँ मैं, बाद में आपका सवाल का जवाब देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने जो जेमशेदजी टाटा को कहा उस इंफॉर्मेशन का और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कॉलेज खोलने का, जेमशेदजी टाटा उस सलाह के रूप में चैलेंज लेको 1909 में जो IISc का स्थापना की इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आपने नाम सुना होगा। उससे क्या क्या कैसे कैसे प्रोडक्ट आए भारत देश में, कैसे कैसे व्यक्ति आए भारत देश में बोले तो CV रामन, विक्रम साराभाई, होमी बाबा, सतीश धवन, आज इसरो में है सतीश धवन, वैसे लोग उस इंस्टीट्यूट से आए, पढ़ के निकले। क्या सोचे स्वामी विवेकानंद के इसके बारे में? मेक इन इंडिया में भी आया, आत्मनिर्भर भी आया भारत देश में। और भारत देश का प्रोडक्ट तुमने बोला जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इतना हो को भी भारत देश ने हुकूमत नहीं कर सका, वो बाहर जाने का भी रोका। एक सिंगल चैलेंज लिया जेमशेदजी टाटा। आज इतने बड़े नाम CV रामन होंदे, विक्रम साराभाई होंदे, ऐसे बड़े बड़े नाम आए। ऐसे जेमशेदजी टाटा जैसे चैलेंज लेने वाले लोग कमी दिख रहे हैं, उसी के लिए भारत देश हुकूमत नहीं कर सका बोल के मेरा एक मानना है। बात अगर करें वुमेन एम्पावरमेंट की, अगर वर्ल्ड का अगर इंडेक्स देखें हम लिस्ट का, तो इंडिया 3रे नंबर पर है लड़कियों को रेप करने में। क्या वजह है कि यहाँ पर लड़की रात में अकेली बाहर नहीं जा सकती, उसका भाई, उसका फादर साथ जाना पड़ेगा।
आज हम देखते हैं कि रोज़ाना इंडिया का अगर हम डेटा देखें तो रोज़ाना हज़ारों केस रजिस्टर होते हैं एफआईआर के, रेप हो रहे हैं। कहाँ नाकामी रह गई? 75 साल होने के बावजूद आज हम एक लड़की को सेफ्टी क्यों नहीं दे पा रहे? रात में अगर लड़की का बात करें, भारत देश तो महिला को एक देवता के रूप से पूजा करते हैं। कई धर्म होंगे, कोई धर्म होंगे, वुमेन्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो एक राक्षस मनोवृत्ति का व्यक्तित्व है भारत देश में, हम पेरेंट्स के बारे में एक बता तो, एक लड़का अगर 15 साल होने के बाद बाहर जा रहे तो माँ बाप नहीं पूछते तुम कहाँ जा रहे बोल के, माँ होंदे बाप होंदे। लेकिन एक लड़की अगर बाहर जा रहा तो कहाँ जा रहे बोल के पूछते। वो लड़की को कहाँ जा रहे बोल के पूछते माँ बाप, वो लड़का को भी अगर पूछे तुम कहाँ जा रहे रात 7 बजने के बाद। जब ऐसा अगर नेचर कल्चर अगर हमारा देश में बढ़ गया तो ज़रूर किसी माँ का बेटा होगा, किसी बाप का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, और रेप करने वाला आदमी का भी। ऐसा अगर नेचर कल्चर का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आजकल में हम फॉरेन का कल्चर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके वजह से रेप हो रहा बोल के मेरा एक हिसाब है। और पर्टिकुलरली घर का माहौल कैसा रहता उसी से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता बोल के मेरा खुलेआम का ये बयान है। ये रेप होने में माँ बाप का जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी अगर भूल गए तो ऐसा एक बच्चा राक्षस मनोवृत्ति का बच्चा। आप कह रहे हैं कि अगर एक लड़का रेपिस्ट है हाँ, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का कल्चर है वहाँ हाँ पे। पेरेंट्स का जरूर उनका ध्यान तो नहीं, उनका कल्चर तो वो है। ये जरूर हम खुलेआम पे बता सकते, उनका पेरेंट्स को जरूर शर्मनाक होना चाहिए इस बात से। आज अगर इंडिया का डेटा देखें हम तो एक लड़की का रेप होता है, वो एफआईआर करती है, उसको इंसाफ मिले तक कई साल चले जाते हैं, 10-15 साल लग जाते हैं। क्या ये सच सही है? ये 75 साल के बाद एक लड़की को रेप होने के बाद उसको जस्टिस भी नहीं मिल रहा? उसके कड़े आम कानून बनना, हम मीडिया के तरफ से भी हम इसके बारे में हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन भारत के संविधान के रूप से कैसा कैसा इन्वेस्टिगेशन होना, भारत की संविधान ऐसा एक बोलते 100 मुजरिम अगर भाग के गए तो भी एक निरपराधी को शिक्षा नहीं होना बोल के 10 तरीके से अगर कोई आदमी रेप करे, उस रेप करने का आदमी के साथ अगर एक बेगुनाह आदमी साथ में था उसको शिक्षा नहीं होना बोल के देर होता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ रेप करने वाला आदमी को। जल्द से जल्द होना और कड़ी से कड़ी शिक्षा होना, इसके बारे में मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन के साथ हूँ, मंजूर भी हूँ। बसवा अभिमानी हैं आप। गोटा समाज जो गोटा में स्मारक बना जा रहा था उसको लीड भी किया था आपने। ये दो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ी हुई हैं कि बसवेश्वर को बहुत कट्टरपंथी से मानते हैं आप, और गोटा स्मारक को लीड किया था आपने। आज़ादी को उन दोनों चीज़ों में कहाँ ढूंढते हैं हम? गोटा स्मारक और बसवेश्वर की जो टीचिंग है वो आज़ादी में कहाँ ढूंढते हैं आप? बसवेश्वर जी ने जो उनके पर्सनालिटीज़ थे, बसवेश्वर जी ने जो इस दुनिया में कोई नहीं सोचा डेमोक्रेसी में पहला, हम सबसे पहला डेमोक्रेसी इंग्लैंड में पैदा हुए बोलते, लेकिन इंग्लैंड में नहीं पैदा हुआ, ग्रीक देश में एक छोटा गांव में डेमोक्रेसी पैदा हुआ। लेकिन एक सिस्टमेटिक रूप से ऐसा ही डेमोक्रेसी रहना, ऐसा ही इंडिपेंडेंस रहना, वुमेन्स को इतना ही पावर रहना और सभी कास्ट को वहाँ पावर रहना बोल के एक सिस्टमेटिक रूप से दिखाया वाला बसव कल्याण है, वो महात्मा बसवेश्वर जी है। इसके वास्ते हम इसको एक आज़ादी को मोटिवेटेड पर्सनालिटी बोल के बसवेश्वर को ले सकते हैं। वैसे ही आपने बसवेश्वर जी को कंपैरिजन अगर इस दुनिया में सभी महापुरुषों को अगर देखे तो सभी महापुरुषों उनके रास्ते पे चले, लेकिन बसवेश्वर जी ने ऐसा एक रूप देखा, इंसानियत में भगवान देखने का कोशिश किया। उसके वास्ते बसवेश्वर, महात्मा बसवेश्वर ने बहुत ही हटके इस दुनिया में दिखते हैं। हम डेमोक्रेसी एक चीज़ के अगर ऊपर अगर लिए तो आज़ादी का लड़ाई से भी मोटिवेट लेते हैं, और आज़ादी के बाद भी महात्मा बसवेश्वर जी का विचारों को हम मोटिवेशन बोल के ले सकते हैं। और एक बात आपने पूछा गोरटा स्मारक, गोरटा एक बहुत ही इस भाग के जलियांवाला बाग है। उस समय में जो हादसा हुआ, जो रजाकार बोलते हैं, उस समय जो हादसा हुआ, हज़ारों से लोग यहाँ के कत्लेआम हत्या हुए, उस कत्लेआम हत्या के रिजल्ट के ऊपर जो भी मरे उनका एक स्मारक बनाना बोल के हमारा एक उद्देश्य था। उसके वास्ते हम पादयात्रा भी गए, हम बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट कटिल सर को भी हम मेमोरेंडम दिए थे। ऐसा वहाँ सरदार पटेल है, भारत देश की पहला वाइस प्राइम मिनिस्टर है, उनका स्मारक बनना बोल के हमारा ख्वाहिश है। सरदार पटेल का योगदान क्या था वो सभी हिंदुस्तान जानता है, सभी दुनिया जानता है। ऐसा एक स्मारक बनना बोल के हमारा इच्छा है। इस दो चीज़ से भी हम आज़ादी को अगर जुड़े तो भी ऐसा ले सकते हैं बोल के हम बताते। 2030 में भारत को आप कहाँ देखते हैं? भारत देश को 2030 को
एक सशक्त कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। क्यों बोले तो भारत देश में, अब मैं 2-3 बार बताया, 75 साल में बहुत सारे मुकाम को पहुंचा है भारत देश ने। कहाँ से पहुंचा है, इंपोर्ट करते थे, आज डेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत देश में स्पोर्ट्स होंदे, कल्चर होंदे, सभी में एक अचीवमेंट किया है भारत देश ने। भारत देश ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैंने पहला ही कहा, IISc से कैसे कैसे प्रोडक्ट आए भारत देश में, कैसा व्यक्तित्व आया भारत देश में। भारत देश 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किए। आज सशक्त जो ताकतवर हुकूमत करने का आपने बात किया, वो आशा रखते हैं। 1998 में जो वाजपेयी की सरकार थे, किसी का भी, उसी के पहले PV नरसिम्हा का सरकार भी ट्राई किया 95 में भी, लेकिन अमेरिका ने जो इन्वेस्टिगेशन भारत के ऊपर कड़ी नज़र था उसके वास्ते नहीं कर सका 95 में। 98 में भारत देश ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किए। उसी के बाद में भी हमने जो तीर लेकर लड़ने वाले देश बोलते थे हमको, राजा महाराजों के, लेकिन आज ने हम राफेल जेट की खरीदी किए है। ये बहुत गर्व की बात है। 30 का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज शरद 21 का बात कर रहा हूँ। राफेल जेट का खरीद के हम सशक्त भारत हो गए हैं। हम भारत देश में 1-2 यूनिवर्सिटी का नाम बोलते थे, हम यूनिवर्सिटी के आंकड़ा के साथ बताया। और हम एजुकेशन का अगर बात करें तो 1958 में एक IIT का स्थापना हुआ था, मुंबई में हुआ था, शायद 1958 में हुआ था, 10-11 साल के बाद। आज के डेट में हम 20 के ऊपर के IIT एजुकेशन है, ऐसा है मुकाम 30 ने आज के डेट में बता रहा हूँ। ये 30 को कहाँ जाकर पहुँचते देखो भारत देश ने। भारत देश ने ऐसा बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं भारत देश ने। भारत देश में अगर हम देखें तो पर्सनली भारत देश ने 5000 साल में, एक बात बोलना चाहता हूँ, 5000 साल में भी कोई ओसामा बिन लादेन को भारत देश ने नहीं दिया है। दिया तो भी एक आज़ादी के लड़ने के लिए अशफाकुल्ला खान के जरिए दिए हैं नेता को। भारत देश ने दिया तो भी सेल्फलेस पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जैसा नेता को दिया है भारत देश ने। भारत देश ने ऐसा अब 80 साल में भी बिजीएस्ट एक्टर रहने वाला अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर को दिया है 5000 साल में। अब सारी दुनिया मानने वाले संत, मैं पहला ही कहा, स्वामी विवेकानंद जैसा संत को भारत देश ने दिया है। आज़ादी से पहला भी होंगे थोड़े साल से, ऐसा एक भारत देश आज़ादी में पर्सनली अगर लिए, हम पर्सनली अगर खेल कूद का भी बात किए तो अमेरिका सशक्त राष्ट्र है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन उनको बैट नहीं पकड़ने को आता। रशिया सबसे सशक्त राष्ट्र बोलते हैं, बैट नहीं पकड़ता। वैसे देश में हम क्रिकेट के गॉड कहने वाले, इंग्लैंड ऑल ओवर वर्ल्ड को क्रिकेट की लेसन पढ़ाया होगा, लेकिन क्रिकेट के गॉड करने वाला सचिन तेंदुलकर को हम भारत देश से दिया है। भारत देश ने ऐसा 2075 साल में ऐसा बहुत सारे मुकाम पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी 30 तक आपने बोल रहे हैं, मिशन 2030 तक भारत देश ने कुछ हट के अगर सोचा तो भारत देश जरूर, आपका जो बात था पहला, हुकूमत भारत देश ने दुनिया के ऊपर करेंगे, जरूर करेंगे बोल के मेरे। आखिर में अगर आप अपने हमारे व्यूवर्स को कोई समाचार देना चाहें, व्यूवर्स को अगर कोई सजेशंस देना चाहें आज़ादी के 75वें साल के बाद। भारत देश 75 साल की सभी को मुबारक, तो मैं पहला ही कहा है। भारत देश में हमारे सोच को अलग तरीके से देखना पड़ता है। अगर बहुत सारे कहावत है, कुछ हटके करे तो लोग हमको हटा को देखेंगे। हमारे एक हटके विचार भारत देश को भी दुनिया हटा को भारत देश को देखना, सरकार बनना। छोटे सोच को कोई बड़ा नहीं होता, सभी बड़े सोच रखना। आदमी के पास हिम्मत रहना, कुछ पैसा न को, कुछ भी न को, सोच की हिम्मत रहना। जब स्वामी विवेकानंद के एक छोटा से एग्जाम्पल से इतना बड़ा पर्सनालिटीज़ आता भारत देश में बोले तो आज के डेट में बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी होंगे, भारत देश पूरा डिजिटल हो गया है। भारत देश कुछ हट के सोच रहा। क्यों हट के सोचना बोले तो भारत देश 2030 तक हम चाइना से आगे निकलना है। चाइना आज का डेट में इतना क्यों अचीवमेंट किया बोले तो जब ग्लोबलाइजेशन चाइना को पहुंचने से पहला चाइना तैयार था, उसको कैसा हम इस्तेमाल करना बोल के 2030 तक क्या क्या आता, हम भी तैयार रहना। उसके वास्ते मैं एजुकेशन बेसिकली चेंज होना बोल के पहला ही बोला। मैं जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल बताते हुए एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होना बोल के मैं पहला ही बताया। चाइना, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, चाइना इतना क्यों आगे बढ़ गया बोल के। अब ई-कॉमर्स कंपनी है, हम अमेज़न का हम सब शॉपिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये कंपनी कहाँ से आया, इस फ़ायदा कहाँ से जा रहा, ये हम कभी नहीं सोचते। फ्लिपकार्ट होंगे, अमेज़न होंगे, लेकिन चाइना वाले वो सोचते। वो चाइना में अमेज़न से कई गुना ज़्यादा शॉपिंग Alibaba.com से करते हैं। हम फेसबुक करते हैं, हम गूगल में क्या भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन उन्होंने सर्च इंजन से देखते हैं। एक 2-4 एग्जाम्पल बताए हमारा चाइना में क्या डिफरेंस रह गए। भारत देश में सभी तरीके से
टैलेंट है, नॉलेज है। भारत देश जनसंख्या चाइना कैसा यूटिलाइज की है। भारत देश में आज करीबन 130 करोड़ पॉपुलेशन होगा। आखिरी में बताना है मेरे को 2-3 बात, उसके वास्ते बता रहा हूँ। 130 करोड़ में अगर हम 14 साल के नीचे से बच्चों को निकालो और 60 साल के ऊपर के लोगों को निकालो, करीबन 50 करोड़ के ऊपर यूथ्स है। यूथ्स को हम अगर यूटिलाइज़ किए, यूथ को परफेक्ट हमने एजुकेशन दी है, परफेक्ट हमने क्रिएटिविटी, एजुकेशन जो भी है वो जॉब पाने के लिए है नहीं, नॉलेज के लिए है। कुछ हट के करना, स्किल डेवलपमेंट होना भारत देश में। जब ज़रूर मैंने जो कहा है, जब हम हट के सोचते हैं लोग हमको हटा हटा को देखेंगे। ऐसा एक मुकाम कहते हुए भारत के 75वीं आज़ादी, इस आज़ादी में भारत सभी धर्म और सभी एक सेकुलर कंट्री के रूप में भारत ने अनेकता में एकता ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा एक मुकाम को पहुंचा है 75 साल में। अभी हम 50 साल के भी हम प्रेजेंट थे, 75 साल को भी हम प्रेजेंट है भारत की आज़ादी। ऐसे एक इतिहास की हिस्सा बनने के हमारे सब तक किस्मत है समझता हूँ। 100 अगर हम भगवान के दया से अब अभी 25 साल रहे तो 100 साल का भी रहते हैं। ऐसा एक 100 साल का भी आज़ादी का जश्न मनाते हुए हम सभी कुछ करेंगे। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलता, कोई अमर होने के लिए नहीं रहा है भारत देश को। जैसा फ्रीडम फाइटर्स ने भारत देश को आज़ादी दिलाया, उनके सोच क्या था, उनका डेडिकेशन क्या था, उनका प्रयत्न क्या था। 21, 22, 23 साल में जो भारत देश के लिए चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, भगत सिंह ने एक कोर्ट में बम डालते हुए जो इनकलाब की जिंदाबाद, जो आज़ादी के जो जयघोष मारते हैं, वैसा जयघोष हमारे आज भी 75 साल 80 साल के बाद भी हमारे में वो इंस्पिरेशन के मतलब है। जो सुभाष चंद्र बोस जब भी आज़ाद हिंद फौज में वुमेंस को चांस दिए थे, वैसा एक वुमेंस को एक मॉडल हम भारत देश में अभी भी अगर लिए तो हर एक आज़ादी कल्चर और हमारे स्वभाव की एक समावेश था। पहला ही वो है कल्चर और नेचर की एक समावेश हमारे आज़ादी की लड़ाई था। उस आज़ादी को हमने बचाने से और कुछ मुकाम को हम पाने के कोशिश करना बोल के हम इस समय बताना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।